हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 और जिसमें अपना सबसे पहला ही टॉपिक है मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा। अपना टॉपिक क्या है? मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा। अब देखिए, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि एक तो जब डीएनए डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ओके, तो लाइफ में क्या होता है? डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब देखिए, जब डीएनए ही बनता है, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। या प्रतिकृतिकरण। इसे क्या बोलते हैं भाई? प्रतिकृतिकरण, या इसे बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। क्या बोलते हैं? तो रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण। जब डीएनए से डीएनए ही बनता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण। नेक्स्ट है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तब उसे बोलते हैं अनुलेखन। तो उसे क्या बोलते हैं भाई? अनुलेखन। और इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसलेशन या अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन। तो ये अपना क्या है? मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा। और जो अनुवादन है इसको रूपांतरण भी कहते हैं। अनुवादन को क्या कहते हैं? रूपांतरण भी कहते हैं। ओके, तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटी सी चीज आती है, एक और टॉपिक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतीप अनुलेखन। देखिए, रिवर्स का मतलब क्या होता है? अपन ने कभी गाड़ी के किसी अगर बैक गियर को देखा है, जो बैक लगाते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स। तो बैक को क्या बोलते हैं? रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है? उल्टा। तो देखिए, अनुलेखन का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए बनना। लेकिन रिवर्स का मतलब क्या है? आरएनए से वापस क्या बनेगा? डीएनए। तो कुछ वायरसेस में, ठीक है, कुछ विषाणुओं में क्या होता है भाई? mRNA से वापस क्या बन जाता है? डीएनए। तो इस विधि को क्या कहते हैं अपन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतीप अनुलेखन। इंग्लिश के नाम को मैं भी ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ, आपको भी इंग्लिश के नाम ही याद रखने हैं, ठीक है? तो क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतीप अनुलेखन। तो क्या होगा? जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं, इसको भी अपन लिख सकते हैं कि mRNA ही बनेगा। ओके, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है, mRNA बनता है तो उसे बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब ये चीज़ जब उल्टी हो जाती है, यानी कि रिवर्स हो जाती है, तो क्या होता है? mRNA से वापस क्या बनने लगता है? डीएनए। यानी कि mRNA से क्या बनता है? डीएनए। और इसे अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतीप अनुलेखन। और ये किस में मिलेगा? केवल कुछ विषाणुओं में, ठीक है? अब देखिए, अब हम देखेंगे कि डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। अब है जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? हम जानते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सुस्पष्ट केंद्रक तो नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है भाई? इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता। हमने इसको 11th में भी पढ़ा है कि इसमें सुस्पष्ट केंद्रक जो है वो नहीं मिलता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो अब जब केंद्रक ही नहीं है भाई, देखो हम जानते हैं डीएनए है वो केंद्रक में मिलेगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें तो सुस्पष्ट केंद्रक ही नहीं है। तो डीएनए क्या होता है भाई? डीएनए एक विशेष क्षेत्र में मिलेगा। डीएनए एक विशेष क्षेत्र में मिलेगा जिसे अपन क्या नाम देंगे? केंद्रकाभ। जिसे अपन क्या नाम देंगे? केंद्रकाभ। क्या नाम देंगे? केंद्रकाभ। ओके, और जो केंद्रकाभ है, डीएनए उधर एक जगह पे पड़ा मिलेगा जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया है? केंद्रकाभ। अब हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो ऋणावेशित होता है। डीएनए कैसा होता है? ऋणावेशित।
डीएनए कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। याद रखना अपने को, डीएनए कैसा है, ऋणावेशित। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वो क्या होगा, कुछ धनावेशित प्रोटीनों के साथ जुड़ा हुआ होगा। किसके साथ में, धनावेशित प्रोटीनों के साथ जुड़ा होता है। तो देखिए, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें पैकेजिंग कुछ भी मुश्किल नहीं है, वेरी इजी है। क्या होगा कि भाई प्रोकैरियोटिक में ना तो सुस्पष्ट केंद्रक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकेंद्रक ही नहीं मिलेगा, तो डीएनए है वो बाहर मिलेगा कहीं पे, और डीएनए जहां पर मिलेगा उस भाग को अपन क्या नाम देंगे, केंद्रकाभ। इस लाइन को आप पूरा लिख सकते हैं कि डीएनए है वो एक विशेष क्षेत्र में मिलता है जिसे हम केंद्रकाभ कहते हैं। और फिर क्या होगा, डीएनए हम जानते हैं कैसा है, ऋणावेशित या नेगेटिवली चार्ज्ड, और वो कुछ धनावेशित प्रोटीनों के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। ये हिस्टोन का नाम कैसे आया, अभी हम आगे जब यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें जो डीएनए है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीनों के साथ। तो उसमें जो डीएनए है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ओके, हमने अभी तक प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग को देख लिया था। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए कुंडली की जो पैकेजिंग होती है उसमें हमने कहा था कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास में ना तो सुस्पष्ट केंद्रक है, तो क्या होगा, डीएनए है वो एक भाग में पड़ा मिलेगा और उस क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, केंद्रकाभ। और ना तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और ना कुछ एक्स्ट्रा पैकेजिंग, तो बस वो ऐसे ही कुछ धनावेशित प्रोटीनों के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी कि प्रोकैरियोटिक में स्पेशली कोई पैकेजिंग नहीं होती है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। तो इसमें देखिए, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, एक तो उसमें सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि सुस्पष्ट केंद्रक मिलेगा। फिर देखिए, अब जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो डीएनए किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में, यानी कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे। सर हम कब से नाम ले रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअल में होते क्या हैं, तो देखिए यह डीएनए को जोड़ने वाली प्रोटीन होती है। हिस्टोन क्या है भाई, डीएनए को जोड़ने वाली, यानी कि डीएनए इसमें जुड़ा हुआ होगा हिस्टोन के साथ में। ओके, फिर अब ये प्रोटीन कैसी होती है, धनावेशित और क्षारीय। हम जानते हैं डीएनए है वो ऋणावेशित होता है, ठीक है, तो प्रोटीन कैसी हो जाएगी, इससे जुड़ने के लिए धनावेशित। ओके, और कैसी होती है, क्षारीय। और देखिए डीएनए होता है अम्लीय, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म याद करिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए अम्लीय और ये प्रोटीन कैसी होती है, क्षारीय। फिर देखिए, अब हिस्टोन प्रोटीन है उसमें क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन। नीट और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड में तो कम पूछा जाएगा लेकिन नीट का फेवरेट सवाल है कि हिस्टोन में कौन से दो अमीनो अम्ल मिलते हैं। तो कौन से मिलते हैं भाई, लाइसिन और आर्जिनिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि इसमें मोस्टली कौन से प्रोटीन मिलेंगे, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, हिस्टोन में। फिर है हिस्टोन प्रोटीन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब देखिए, अब ये जो है हिस्टोन H1 तो रहता है अलग, H1 तो रहता है अलग। तो मान लीजिए मैं एक फोटो बना रहा हूं, ये तो ये अपना क्या हो गया भाई, H1। ओके, तो H1 तो अलग रहेगा। और H2A 4 हिस्टोन कौन कौन से, H2A, H2B, H3 और H4, यानी कि H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों मिलकर, इन चारों के प्रत्येक के 2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, हिस्टोन अष्टक। और जिसमें क्या लिपटा रहेगा, डीएनए, यानी कि जिसके चारों ओर कौन लिपटा रहता है, डीएनए। इसको अपन ऐसे लिख देंगे, जिसके चारों ओर डीएनए लिपटा रहता है। इस अष्टक के चारों ओर कौन लिपटा रहता है, डीएनए। अब देखिए H1 रहेगा अलग। अब इधर ये हमने क्या बना दिया है भाई, हिस्टोन अष्टक। ये हमने क्या बना दिया है, हिस्टोन अष्टक। ओके, अब हिस्टोन अष्टक बन गया
अब इसके चारों ओर कौन लिपटा रहेगा? डीएनए। इसके चारों ओर कौन लिपटा रहेगा? डीएनए। ऐसे। तो इसके हिस्टोन अष्टक के चारों ओर कौन लिपटा रहता है? डीएनए। कौन लिपटा रहता है? डीएनए। ये जो फोटो है ये अपनी बुक में भी फोटो दे रखा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। तो क्या होता है, H1 को अलग बनाना है, ये इसको क्या बोले ना, हिस्टोन अष्टक। अब सवाल आ गया, हिस्टोन अष्टक में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित है? अपने को आंसर याद रखना है, H2A, H2B, H3 और H4। ओके, और डीएनए है वो हिस्टोन अष्टक के चारों ओर से लिपटा रहेगा। ठीक है, फिर जब हिस्टोन अष्टक के चारों ओर, जो हिस्टोन अष्टक है उसके चारों ओर जब डीएनए है वो लिपटा रहेगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोसोम। यानी कि ये फोटो किसका है भाई? चित्र। ये चित्र किसका है? न्यूक्लियोसोम। ये चित्र किसका हो गया भाई? न्यूक्लियोसोम। यानी कि जब हिस्टोन अष्टक के चारों ओर डीएनए लिपटा रहेगा तब अपन उसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम की कुंडली में कितने क्षार युग्म मिलते हैं? 200। तो बेस पेयर्स या क्षार युग्म कितने मिल जाएंगे? 200। तो एक न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म होते हैं? 200। अपने को याद रखना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होगा कि केंद्रक में जो है न्यूक्लियोसोम है वो एक के बाद में एक मिलेंगे। यानी कि एक न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम, तीन न्यूक्लियोसोम, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक पूरी की पूरी एक यूं लड़ी बना देंगे लंबी। तो ठीक है, एक के बाद एक मिलते हैं जिसे अपन क्या बोल देंगे? क्रोमेटिन। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ जुड़ेंगे तब उसको अपन क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन। एक एक टर्म आ रही है और एक एक डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जब न्यूक्लियोसोम बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे? क्रोमेटिन। ठीक है, फिर देखिए, और जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह, यानी कि अभिरंजित का मतलब है जिसको डाई किया हुआ हो या कलर किया हो, यानी कि जो कलर किया हुआ एक धागा लगता है, वैसे अपने को कौन दिखता है? क्रोमेटिन। कौन दिखता है अपने को? क्रोमेटिन। ठीक है, फिर जब अपन इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो क्रोमेटिन पर न्यूक्लियोसोम है वो डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई देते हैं। यानी कि ये कोई मान लो डोरी है, उस पर अगर हम कुछ गांठें दे देते हैं अगर एक अंतराल के बाद में, ठीक है, तो वैसे ही मान लो कि ये क्रोमेटिन है तो क्रोमेटिन पर जो न्यूक्लियोसोम है वो इस तरीके से दिखेंगे। यानी कि ऐसा लगेगा कि डोरी पर बीड्स है। या एनसीईआरटी का वर्ड्स है, आपको याद रखना है। डोरी पर क्या है? बीड्स। डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि छोटी छोटी गांठों की तरह दिखाई देगा। कौन? न्यूक्लियोसोम। कौन दिखाई देगा? न्यूक्लियोसोम। ओके, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, जो न्यूक्लियोसोम है वो क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागे बना देंगे। यानी कि न्यूक्लियोसोम पहले फिर क्रोमेटिन के साथ में अच्छे तरीके से कोष्ठित होकर, यानी कि एकदम कॉम्पैक्टली जुड़कर क्या बना देंगे? पूरा का पूरा एक क्रोमेटिन का धागा। ठीक है, धागे बना लेंगे। और क्रोमेटिन धागे हैं, जो क्रोमेटिन धागे हैं वो आगे कुंडलित यानी कि घूमकर और संघनित यानी कि छोटे होकर, जब संघनित हो जाएंगे और बिल्कुल पूरे मतलब कुंडलित हो जाएंगे तो वो कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्रों का। यस। फिर आगे चलकर डीएनए की अच्छे से जब पैकेजिंग होती है तब वो कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कोशिका विभाजन चैप्टर, जिसमें हम जानते हैं ये एक कोशिका विभाजन की अवस्था है और इसमें गुणसूत्रों की संरचना सबसे अच्छी दिखाई देती है। तो गुणसूत्र हैं वो आगे यही इसी क्रोमेटिन से आगे चलकर क्या बनते हैं भाई? गुणसूत्र। ठीक है, फिर है उच्च स्तर पर अगर जो क्रोमेटिन की पैकेजिंग है उसके लिए कुछ अन्य प्रोटीनों की आवश्यकता होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? गैर हिस्टोन प्रोटीन। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? गैर हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो अपने को ये पैकेजिंग याद रखनी है। ठीक है, तो पैकेजिंग में क्या होता है भाई? सर हिस्टोन है 5 प्रकार के, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब H2A, H2B, H3 और H4 ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन अष्टक। और H1 ऐसे सीधा खड़ा रहता है तो H1 इसके पास में अपने को एक अष्टक बना देना है और इसके चारों ओर से किसको घुमा देना है? डीएनए को। यानी कि डीएनए है वो इसके चारों ओर में लिपटा रहेगा। और जब डीएनए हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपट जाएगा तो अपन उसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम। तो अपन उसको क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियोसोम। और फिर न्यूक्लियोसोम जब बहुत सारे जुड़ेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे उसको अपन? क्रोमेटिन।
और जो क्रोमेटिन है वो एक धागे के समान दिखता है और उस पर न्यूक्लियोसोम किसके जैसे दिखते हैं भाई, डोरी पर बीड्स के जैसे दिखाई देते हैं। और यही जो न्यूक्लियोसोम है वो क्रोमेटिन में कोष्ठित होगा और आगे चलकर क्या बनाएगा, क्रोमेटिन धागे। और यही क्रोमेटिन धागे आगे कुंडलित और संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। हमने अब तक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में ही कुंडली की पैकेजिंग को देख लिया था, यानी डीएनए कुंडली की पैकेजिंग को तो देख लिया था। अब अपन क्या पढ़ेंगे कि जो क्रोमेटिन होते हैं उनके प्रकार। तो क्रोमेटिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। क्या होता है भाई, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। अब देखिए यूक्रोमेटिन कैसे होंगे, ढीले बंधे हुए होंगे या खुले हुए, या तो ये बिल्कुल ढीले बंधे हुए होंगे या बिल्कुल खुले हुए होंगे प्रोटीन। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन कैसे होते हैं, सुव्यवस्थित या सघन रूप से बंधे हुए क्रोमेटिन होते हैं, यानी कि ठीक है, सुव्यवस्थित या सघन रूप से बंधे हुए क्रोमेटिन होते हैं। यू क्रोमेटिन के जो अभिरंजन होगा, यानी कि जो डाई होगा, जो इसकी जो कलरिंग होगी वो कैसी होगी, हल्की। ये हल्के अभिरंजित होते हैं। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो गहरे अभिरंजित होते हैं। कैसे होते हैं भाई, गहरे अभिरंजित। फिर है लास्ट यूक्रोमेटिन। अनुलेखन के लिए क्या होते हैं, सक्रिय। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यूक्रोमेटिन चाहे ढीले बंधे हुए होंगे, हल्के अभिरंजित होंगे, लेकिन अनुलेखन के लिए सक्रिय कौन होगा, यूक्रोमेटिन। और जो हेटेरोक्रोमेटिन भाई साहब है वो अनुलेखन के लिए क्या होते हैं भाई, निष्क्रिय। अनुलेखन के लिए निष्क्रिय होते हैं। कौन, अनुलेखन के लिए निष्क्रिय होते हैं। कौन, हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन है वो अनुलेखन के लिए सक्रिय होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। और हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होगा, इनएक्टिव या निष्क्रिय। ओके, तो देखिए यूक्रोमेटिन ढीले बंधे हुए या खुले हुए हैं, हल्के अभिरंजित है, लेकिन अनुलेखन के लिए क्या है, सक्रिय। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन है वो सुव्यवस्थित है, चाहे सघन रूप से बंधे हुए हैं, गहरे अभिरंजित भी है, लेकिन अनुलेखन के लिए क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय। ये अपने को याद रख लेना है कि अनुलेखन के लिए क्या होते हैं, ये निष्क्रिय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।